डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षदीप है और मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। 12 साल पहले मैं पढ़ने के लिए कनाडा आया था और उसके बाद से यहीं का बनकर रह गया। 10 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है और मेरे घर में एक 8 साल की बच्ची मौजूद है। लेकिन मेरी बीवी की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। अब मैं अपनी बेटी के साथ ही रहता हूँ और मैंने दोबारा शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मेरी 8 साल की बच्ची ही मेरी जिंदगी है और उसी के साथ मैं पूरा दिन बिताता हूँ। लेकिन विदेश में पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। आप किसी एक शहर में ठहर नहीं सकते। जब तक आपको पसंदीदा नौकरी नहीं मिलती, आप अलग अलग शहरों में भटकते रहते हैं। कभी कभी आपको बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों की तरफ भी जाना पड़ जाता है। यही कारण था कि इतने सालों से अब भी मैं भटक रहा हूँ। भले ही मेरे पास पैसे तो हैं कि मैं एक घर खरीद सकता हूं, लेकिन मैं घर खरीदना चाहता हूं वहां पर जहां मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए या मैं बिजनेस खड़ा कर सकूं। इसी तलाश में मैं भटकता जा रहा हूं और मेरी बेटी की पढ़ाई भी कभी कभी खराब हो जाती है। फिर भी किसी तरह से काम चले जा रहा है। आपको जब भी शहर बदलना पड़े तो एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर शहर की एक खासियत होती है। किसी शहर में खाना अच्छा मिलता है तो किसी शहर में घूमने फिरने की जगह बहुत ज़्यादा होती है। किसी शहर में आपको टैक्सी और बस मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है तो किसी शहर में आपको गाड़ी रखनी ही पड़ती है। यहाँ हर शहर का अलग ही फ्लेवर है। और मैं इतने सालों से 15 शहर बदल चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं एक नए शहर गया था। इसे कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं कहा जा सकता और यहाँ आकर मुझे समझ में आया था कि यहाँ कमाई भले ही कम है, लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। मैं एक बैंक में काम करने लगा था और उससे घर का गुजारा भी चल जाता और अब पैसे भी बचने लगे थे। 4 महीनों से मैं यहीं पर काम करना शुरू हो चुका था और शहर से बाहर एक घर भी काफ़ी सस्ता मिल गया था, तो मैंने खरीदने में ही समझदारी समझी। पिछले 4 महीनों से मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इस शहर की खासियत क्या है। यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, चीज़ें भी काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी कोई कमी जिसे मैं ढूंढना चाहता था, और वो कमी मिली लोगों की सोचने की क्षमता। यहाँ पर लोग किंवदंतियों पर बहुत ज़्यादा यकीन किया करते थे और यहाँ बच्चों को रात के 8 बजे के बाद बाहर निकलने नहीं दिया जाता। हमारे इस शहर के एक तरफ जंगल लगता है और लोगों का मानना है कि वहाँ पर स्लेंडरमैन रहता है। वो स्लेंडरमैन बच्चों को बहकाकर अपने ही साथ ले जाता है और दोबारा वो बच्चे कभी वापस नहीं आते। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, लेकिन इस बड़े शहर के अंदर भी लोग इन भूत प्रेतों की कहानियों पर बहुत ज़्यादा यकीन किया करते थे। बैंक में भी जब मैं काम कर रहा होता तो लोग ये कहानियाँ सुनाते रहते। यहाँ भूतों की कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं, प्रेत की कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं, डायन चुड़ैल, हर तरह की कहानी सुनाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। हर किसी का मन ऐसी कहानियाँ सुनते वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे ही किसी स्लेंडरमैन की कहानी यहाँ पर सुनाई जाती है, हर कोई डर जाता है। ऐसा एहसास उन्हें होता है जैसे सच में उन्होंने आंखों के सामने कोई स्लेंडरमैन देख लिया हो। वो भूत प्रेत को इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानते जितना स्लेंडरमैन को मानते हैं, और मैं सोचने को मजबूर हो गया था, आखिर इनके दिमाग में ऐसी किंवदंतियाँ किसने भरी होंगी। बैंक में हर कोई वही बातें करता रहता तो मेरा भी बैंक में मन नहीं लगता। जो भूतों पर यकीन करता ही नहीं, उसके सामने अगर आप भूतों की कहानियाँ सुनाते रहो तो वो बोर होने लगता है। मैं भी उसी तरह बोर हो जाया करता था। लेकिन बैंक से आते ही जैसे ही मैं अपनी बेटी को मिलता, वो मुझे स्कूल की बहुत सारी बातें बताती, गार्डन में कैसे कैसे खेली वो बातें बताती, और शाम को हम एक पब्लिक पार्क में जाते और वहाँ 1-2 घंटे बिताते।
8 बजे से पहले पहले हम घर आ जाते और मेरी बेटी भी कहती, मैडम स्पेशल तौर पर कहती हैं कि 8 बजे से पहले घर के अंदर आ जाना और एक खास रात कभी बाहर मत निकलना। मैंने कहा, खास रात? कौन सी रात? न्यू ईयर की रात? क्रिसमस की रात? कौन सी रात के बारे में तुम्हारी टीचर बात कर रही हैं? उन्होंने कहा, जुगनुओं वाली रात। ये बात सुनकर कुछ समय के लिए मैं चुप सा हो गया था। जुगनुओं वाली रात? यहाँ पर जुगनू पाए जाते हैं? तो मेरी बेटी ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन टीचर ने कहा था जब भी रात को बहुत ज्यादा जुगनू आ जाएं, बादल घिर जाएं, उस समय चाहे जो हो जाए घर के अंदर ही रहना है, खिड़कियों से बाहर नहीं झांकना है। ये बातें सुनकर मुझे लगने लगा था कि मेरी बेटी भी इस शहर में रहकर ऐसी गलत बातें ना सीख जाए। तो मैं बेटी को समझाने लगा, देखो भूत प्रेत नहीं होते और ऐसी जुगनुओं वाली रात की बात तुम यकीन मत करना। मेरी बेटी कहती रही, टीचर कह रही थी यहाँ स्लेंडरमैन रहता है जो कि जंगल के अंदर जाता है और बच्चों को बहकाकर वहीं ले जाता है। ये जुगनुओं वाली रात होती है जब वो जंगल से बाहर निकलता है। वो बच्चे की आंख में देख ले तो उसे बहका सकता है और अपने साथ ही जंगल के अंदर ले जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कई बार हो चुके हैं, लेकिन उन बच्चों को कभी बचाया नहीं जा सका। वो कहाँ गए, किस हालत में हैं, जिंदा हैं या मर गए, कभी पता नहीं लगाया जा सका। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, नहीं नहीं ऐसी बातें मत सुना करो, मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगा, ऐसी बातें बच्चों के सामने नहीं की जाती। वो मेरी बेटी को डराने की कोशिश कर रही थी। मैं अगले ही दिन स्कूल में पहुंच गया था। मैं उस टीचर से मिलना चाहता था जो मेरी बेटी से ऐसी बातें कर रहा था। मैं उस टीचर के पास गया। वो मुझे बताने लगी कि यहाँ सच में एक स्लेंडरमैन रहता है जो जंगल में है। मैं अब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। आप अगर इन किंवदंतियों को मानते हैं तो ये बातें अपने तक ही रखिए। मेरी बेटी को इस तरह डराने की कोशिश मत करिए। मैं अपनी बेटी को इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता जो पुरानी बातों पर यकीन करे। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी समझदार बने, भूत प्रेत पर यकीन ना करे, असली चीज़ों पर यकीन करे, झूठी चीज़ों पर नहीं। लेकिन वो टीचर मुझे प्रिंसिपल के पास ले गई। प्रिंसिपल भी मुझे ये समझा रहे थे, सच में यहाँ पर जुगनुओं वाली रात होती है, तब स्लेंडरमैन बाहर आता है और वो बच्चों को ले जाता है। अब मैं उस प्रिंसिपल से बहस कर रहा था। देखिए, आप फिर से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पर बच्चे गायब हो रहे हैं और इसके पीछे कोई सीरियल किलर भी हो सकता है, कोई बच्चों को अगवा करने वाला भी हो सकता है। आप उस तरफ ध्यान दीजिए। आप बच्चों को ये समझाइए कि रात के समय बाहर नहीं निकलना है, किसी अनजान से बात नहीं करनी है। लेकिन ये अजीब तरह के अंधविश्वास मेरी बेटी तक ना पहुँचाएं। खिड़की से बाहर देख लेगी तो क्या होगा, अगर उसकी आंखों में देख लिया तो क्या होगा। अनजान की पहचान करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो प्रिंसिपल मुझे समझाता रहा था, स्लेंडरमैन है, वो बच्चों को बहका देता है। मैं माना नहीं और बहस करके मैं अपनी बेटी को भी घर ले आया था। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन मैं कर क्या सकता था। इसके लगभग 3 दिन बाद, ये रात के 8 बजे का समय था, मुझे बाहर ग्रॉसरी लेने जाना था और मैं जैसे ही गाड़ी लेकर ग्रॉसरी लेने के लिए निकला, मेरी बेटी कह रही थी, मुझे भी आपके साथ जाना है। मैंने उसे कहा, तुम्हें घर पर रहना होगा, मैं थोड़ा सा सामान लेकर आता हूँ, और वैसे भी रात को बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हाँ, अंदर से चिटिकनी लगा लेना, अगर मैं आवाज़ लगाऊं तभी चिटिकनी खोलना, कोई भी यहाँ पर आए तो चिटिकनी मत खोलना, समझ गई? मेरी बेटी ने हाँ कर दिया था और मैं गाड़ी लेकर ग्रॉसरी लेने के लिए चला गया। 1 घंटा लगा मुझे, बहुत सारा सामान लेना था। और जैसे ही मैं उस ग्रॉसरी स्टोर से बाहर निकला, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। रास्ते में कोई भी स्ट्रीट लाइट चल नहीं रही थी, बादल घिर आए थे और यहाँ हवाएं चल रही थी। मुझे डर था बारिश शुरू हो जाएगी, मुझे जल्दी से घर पहुँचना होगा। लेकिन हर तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के बावजूद भी हर पेड़ को देखा जा सकता था। कैसे? मैं उस जंगल की एक तरफ से निकलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था और मुझे उन पेड़ों पर बैठे बहुत सारे जुगनू दिखे। हर पत्ते पर कई जुगनू बैठे हुए थे, जैसे बहुत सारे जुगनू यहाँ एकदम आ चुके हों और उनकी रोशनी में हर चीज़ दिखाई दे रही हो। जुगनुओं ही जुगनुओं की भरमार थी वहाँ पर। सड़क पर भी जुगनू और मेरी गाड़ी के ऊपर भी जुगनू चिपके हुए थे। एक जगह गाड़ी रोककर मैंने गाड़ी के ऊपर देखा था, क्या सच में ये जुगनू हैं? मैंने हाथ से पकड़कर देखा, उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ देर के लिए उड़ते और दोबारा गाड़ी पर आकर बैठ जाते।
मैं गाड़ी साफ तक नहीं कर पा रहा था। वो बार बार आकर मेरी गाड़ी पर ही बैठ रहे थे। दूर दूर तक जुगनू नजर आ रहे थे और पहली बार जिंदगी में मैंने देखा था कि कीड़े इस तरह बिहेव भी कर सकते हैं। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रहा था। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया में ऐसा नज़ारा कोई देख ना पाता हो और इसी शहर में ये नज़ारा नज़र आता हो। लेकिन तभी मेरा दिमाग चलने लगा। इसी बारे में तो सब कह रहे थे, जुगनुओं वाली रात। वो टीचर ने भी तो यही कहा था। इसी रात वो स्लेंडरमैन बाहर निकलता है, बच्चों को बहकाने की कोशिश करता है और बच्चे इसी समय में गायब होते हैं। मैं घबरा सा गया था। एक डर की लहर मेरे सर से निकली जो मेरी टांगों तक गई थी और टांगें कांप गई थी। भागता हुआ मैं गाड़ी के अंदर बैठा था और पूरी स्पीड से गाड़ी को भगाने लगा था। इसके बाद मुझे मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। मैं क्या करता? जल्दी से मैं घर पहुंचा और जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा देखा मैं हैरान हो गया था। मैं भागता हुआ उस दरवाजे को खोल अंदर गया। वो खुला हुआ था। मेरी बेटी अपने आप वो चिटिकनी कैसे खोल सकती है? मैंने तो आवाज़ तक नहीं लगाई। मैं घर के अंदर झांकने लगा। मैं इधर उधर देखने लगा और जैसे ही मैं अपने बेडरूम की तरफ गया, सामने वाली उस खिड़की का पर्दा एक तरफ किया हुआ था। मैंने उससे बाहर देखने की कोशिश की और दूर जाती हुई मुझे मेरी बेटी दिखी। उन पेड़ों पर बैठे जुगनुओं से आसपास भी थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी और मेरी बेटी किसी की उंगली पकड़कर उसके साथ जा रही थी। ये कोई 9 से 10 फुट लंबा आदमी था जिसका धड़ बिल्कुल सामान्य आकार का था। सर बिल्कुल गंजा था लेकिन उसकी बाजुएं, उसकी टांगें बहुत ज़्यादा लंबी। ये बिल्कुल स्लेंडरमैन जैसा लग रहा था। वो मेरी बेटी को अपने ही साथ उस जंगल में ले जा रहा था। मैं घबरा गया था, कहीं मेरी बेटी का तो अपहरण नहीं हो रहा। क्या ये असली स्लेंडरमैन है या मेरी बेटी को बहकाने वाला कोई सीरियल किलर? जो भी जंगल के अंदर इस स्लेंडरमैन के साथ जाता है वो वापस नहीं आता। ये बात सोचते सोचते आंखों से पानी भी आ रहा था और मैं अपनी बेटी को बचाना भी चाहता था। मैंने जल्दी से वो दीवार पर टंगी राइफल उठाई और दरवाज़ा खोलकर पीछे की तरफ भागने लगा। उन जुगनुओं की रोशनी में मैं देख नहीं पा रहा था कि वो कितनी दूर जा चुके हैं। खिड़की से तो उधर जाते हुए दिखे थे। मैं उसी दिशा में भाग निकला था। मैं आगे तक जाता रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत समय तक आगे तक गया लेकिन वो स्लेंडरमैन और मेरी बेटी दिख नहीं रही थी। मैं रोता रोता बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। तभी मैंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। यहाँ शहर में पुलिस भी बहुत अच्छी है। 15 मिनट के अंदर पुलिस उसी जगह पर पहुँच गई थी जहाँ पर मैं खड़ा था और मैंने पुलिस वालों को भी दिशा बता दी थी। वहाँ 10 पुलिस वाले थे। वो उसी दिशा में ढूंढ रहे थे। हर किसी के हाथ में वो राइफल थी, हर किसी की आंखों में वो गुस्सा था। यहाँ इतने बच्चे गायब हो चुके थे और उन्हें ढूंढा नहीं जा सका था। पहली बार मैंने वो दिशा देखी थी जिस तरफ वो स्लेंडरमैन बच्चे को लेकर गया था, मेरी बेटी को लेकर गया था और वो उसी तरफ तेजी से भागे जा रहे थे। वो उसे ढूंढकर मारना चाहते थे ताकि अपने सर पर वो बदनामी का दाग मिटाया जा सके। मेरा साथ हर कोई दे रहा था और हम इधर उधर उस टॉर्च की रोशनी में देख रहे थे लेकिन जुगनू भी हमें परेशान कर रहे थे। वो जुगनू जब भी किसी पेड़ से उड़ते एक साथ उड़ते और ऐसा लगता उस तरफ से कोई रोशनी आ रही हो। हम जिस तरफ अपना चेहरा करते दूसरी तरफ जुगनू एकदम उड़ जाते और हमें ऐसा भ्रम होता कि उस तरफ कोई खड़ा है। हम समझ नहीं पा रहे थे वो कहाँ पर है। वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब भी हम खड़े हो जाते वहाँ बिल्कुल शांति सी हो जाती। हर कोई अलग अलग ढूंढ रहा था और मैं भी एक दिशा में निकल पड़ा। पुलिस वाले कह रहे थे उस दिशा में बहुत बार ढूंढा गया है, वहाँ कोई नहीं मिला, हम किसी नई दिशा में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे शक है मेरी बेटी उसी तरफ गई होगी। मैं वो राइफल लिए अकेला ही टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा था और पुलिस वाले दूर से आवाज़ें लगा रहे थे एक दूसरे को। मैं इसलिए ज़्यादा निराश था क्योंकि इसमें मेरी ही गलती थी। मैं वो सच्चाई को मान ही नहीं रहा था। भले ही वो असली स्लेंडरमैन हो या सीरियल किलर हो, लेकिन रात को 8 बजे के बाद ही वो बच्चों को गायब करता है और जुगनुओं वाली रात ही बच्चे गायब होते हैं। इतना तो मुझे पता चल गया था। मुझे घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे अपनी बेटी के पास ही होना चाहिए था। ये मेरी गलती है। अब क्या करूं? मुझे अपनी बेटी को बचाना है।
अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मैं और अंदर जाता जा रहा था और वहां कई बड़े और छोटे जानवर मिल रहे थे। किसी जानवर से इतना डर नहीं लग रहा था। मैं अपनी बच्ची को बचाना चाहता था। उन पेड़ों के पीछे से निकलता हुआ उस दलदल के अंदर, वहां पांव भले ही फंस जाते लेकिन जोर लगाकर मैं पांव को आगे बढ़ा लेता, उन टहनियों को पकड़कर आगे चला जाता। वहां किसी पुलिस वाले की आवाज नहीं आ रही थी और मैं आवाज लगाकर भी कह रहा था, यहां कोई नहीं मिला। और हमने एक साथ एक प्लान बनाया था कि किसी को भी अगर कुछ दिखे या ना दिखे आवाज लगाकर कह दे कि इधर कुछ नहीं है। उसके बाद वो आवाज लगाकर जवाब देंगे और सबको पता चल जाएगा कि किस दिशा में कुछ दिखा है और किस दिशा में कुछ नहीं दिखा है। मैं तो इतनी दूर तक आ चुका था कि यहाँ कोई भी आवाज का जवाब नहीं दे रहा था। पीछे मैं मुड़ नहीं सकता था। थोड़ी आगे गया मैं, वहां मुझे एक कांटों भरे छोटे से पौधे में अपनी बेटी की फ्रॉक का एक छोटा सा कपड़ा फंसा हुआ मिला। उसे देखते ही मैं पहचान गया। उसे सूंघने की कोशिश की और उसमें वही परफ्यूम की स्मेल आ रही थी जो मेरी बेटी लगाया करती थी। ये मेरी बेटी की फ्रॉक का कपड़ा ही था। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, इस तरफ, मेरी बेटी इस तरफ गई है। किसी ने जवाब दिया ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा दूर आ चुका था। अब मुझे लगा जो करना होगा मुझे अकेले को ही करना होगा। समय बीत सकता है, जो करूंगा जल्दी करूंगा। वहां बहुत सारे जुगनू थे। ऊपर बादल इस तरह से घिरे हुए थे कि अंधेरा बना ही ऐसे हो कि वो स्लेंडरमैन बाहर निकले और बच्चों को अगवा करके ले जाए। लेकिन सवाल तो यही था, अगवा करके लेके कहां पर जाता है। 20 से 25 मिनट उसी दिशा में चलता रहा था और वहां पर मुझे मेरी बेटी के जूते दिखे थे। उसने जूते उतारे हुए थे और थोड़ी देर आगे जुराबे भी मिली। मेरी बेटी ने इस तरह जुराबे और जूते क्यों उतारे होंगे, ये सवाल भी मेरी आंखों में घूमे जा रहा था। और उस दिशा में मुझे खुशी भी हुई कि मैं सही तरफ जा रहा हूँ। मैं और आगे गया, एक और दलदल आई और उसे पार करने के बाद जैसे पौधे आ रहे थे, मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। उनके ऊपर एक भी जुगनू नहीं था। यहाँ हर पेड़, जमीन, हर घास की नोक तक पर एक एक जुगनू बैठा हुआ था, लेकिन उन पौधों पर एक भी जुगनू नहीं। वो काले काले से पेड़ थे और जैसे ही मैंने एक टहनी को पकड़ा उस दलदल से बाहर आने के लिए, वो टहनी रबर की तरह खींचने लगी। ये असली पेड़ नहीं लग रहा था, बनावटी पेड़ लग रहा था, जैसे यहाँ पर नकली जंगल बनाया हो रबर से। मैं उस टहनी को खींचता रहा, वो टहनी लंबी होती रही। वहां दूसरी टहनी को पकड़ा, वो टहनी भी लंबी होने लगी। तभी मैं घुटनों के बल आकर उस दलदल से बाहर निकल पाया। और आगे घास भी अजीब, पेड़ भी अजीब, वो टहनियां भी अजीब, पत्ते भी अजीब, हर चीज रबर की बनी हुई थी। मैं उन्हें खींच सकता था, लेकिन वो पूरी तरह से नकली भी नहीं लग रहे थे। यहाँ ऐसे पेड़ों को देखकर मुझे डर लगने लगा था। कभी जिंदगी में मैंने भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज अपनी आंखों से जो देख रहा था, इसके बाद कभी शक नहीं करूंगा, यकीन करूंगा, ये मैंने ठान लिया था। लेकिन उन झाड़ियों के बीच से निकलने में बहुत परेशानी हो रही थी। जैसे रबर की तारें बिछाई गई हों, उनके बीच पैर रखते ही वो मुझे धक्का देती और मैं पीछे गिर जाता। उन पेड़ों को धक्का देकर एक तरफ किया जा सकता था, लेकिन वापस जरूर आते वो। हर चीज रबर की थी। मैं घास पर पैर रखता और वो घास भी फिसलन भरी हो जाती और बार बार मैं गिर जाता, लेकिन चोट मुझे नहीं लगती। घास भी तो रबर की थी, पेड़ भी तो रबर के थे और झाड़ियां भी रबर की, और वो कंटीले पेड़ भी रबर के। वो कांटे चुभते नहीं बल्कि अपने आप मुड़ जाते। उस रास्ते से निकलना बहुत मुश्किल भरा था और मेरे दिमाग में वो कहानियां चल रही थी। यहाँ इतना समय बिताया था, बैंक में मैंने स्लेंडरमैन की कहानियां ही तो सुनी थी। इसके बाद थोड़ी बहुत खुद भी रिसर्च की थी। ज्यादातर हर किसी का कहना है स्लेंडरमैन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये किसी को नहीं पता। हर कहानी में यही बताया गया था कि वो बच्चों को बहका कर ले जाता है, लेकिन लेकर कहाँ जाता है, उनके साथ करता क्या है, किसी को आज तक पता नहीं चला था। कोई भी इसके बारे में जानकारी पा ही नहीं पाया था। मैं शायद इसकी जानकारी ढूंढने के लिए वहां जा रहा था, जो मुझे मिलती या नहीं ये भी मुझे पता नहीं था। उन झाड़ियों से निकलते ही आगे बड़े बड़े से डंडे जो जमीन में गाड़े गए थे, ये रबर के डंडे थे। यहाँ हर चीज रबर की बनी हुई थी। नकली जंगल बनाया गया लगता था ये। और उसके आगे बिल्कुल साफ मिट्टी। इस मिट्टी को हाथ से पकड़कर देखा था, ये मिट्टी थी, कोई रबर नहीं थी।
और यहाँ माहौल बदला बदला सा। ऊपर से बादल छंट चुके थे और वो चांद की रोशनी यहाँ पड़ने लगी थी। अचानक जैसे बादल कहीं गायब से ही हो गए। आगे मुझे ऐसा लगा एक बड़ा सा पेड़ इस खाली मैदान में लगा हुआ है और वो चमक रहा है जैसे उस पर बहुत सारे जुगनू बैठे हों। मैं जब उस पेड़ के करीब गया, वहां मुझे कोई जुगनू नजर नहीं आया, बल्कि ये पेड़ ही था जो छोटी छोटी बिंदियों की तरह रोशनी छोड़ रहा था। दूर से लग रहा था इन पर वो जुगनू बैठे हुए हों। अब मुझे ऐसा लगा कुछ अजीब चीज देख रहा हूं मैं। उस पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था, लेकिन उसके तने बहुत दूर तक गए हुए थे। बहुत ऊंचा और चौड़ा पेड़ था वो। नीचे जमीन में घास का एक तिनका तक नहीं था और दूर मुझे एक और पेड़ इसी की तरह नजर आया। यहाँ बहुत दूर दूर पेड़ थे और हर पेड़ चमक रहा था। इसके सिवा कोई और पौधा, पत्ता, तिनका कुछ भी नहीं, बस काले रंग की मिट्टी उनमें चमकते हुए ये पेड़। ऊपर से चांद की रोशनी भी इन्हें जैसे और ज्यादा चमका रही हो। अलग अलग रंग मुझे इनकी टहनियों पर दिख रहा था। ये शायद इस तरह रोशनी को परिवर्तित कर रही थी कि हमारी आंखों में अलग अलग रंग नजर तो आते, जैसे ही थोड़ी सी दूरी बदली जाती वो रंग भी बदल जाता। वो बिंदियां भी बार बार रंग बदल रही थी, लेकिन रोशनी काफी तेज, पास आते ही आंखें चुंधिया सी देती। जैसे ही उस पेड़ के दूसरी तरफ गया था मैं, उस पेड़ के अंदर एक छेद था। उस छेद से काफी ज्यादा रोशनी तो निकल रही थी। मैं और करीब गया और मुझे मेरी बेटी नजर आई, उस पेड़ के छेद के बीच बैठी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ध्यान लगा रही हो, कुछ कर रही हो। वो जड़ें पेड़ की उसके दिमाग, उसके शरीर के साथ जुड़ी हुई थी और मैं अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करने लगा। वो सो रही लग रही थी। मैं उसे उठाने की कोशिश करता रहा, वो उठ नहीं पा रही थी। मैं उसे हिलाता रहा। उसके बाद मैंने वो टहनी खींचकर उसके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो टहनी उसके शरीर से जैसे चिपक सी गई थी, जैसे जोंक हमारे शरीर से चिपक जाती है। शायद वो खून चूस रही होंगी। मैं उस टहनियों को उतारना तो चाहता था, लेकिन मोटी और पतली हर तरह की टहनी थी उससे जुड़ी हुई। मैं निकाल नहीं पा रहा था, वो रबर की तरह थी। बहुत कोशिश करने के बाद मैं सामने निराश होकर बैठ गया। अब मैं अपनी बेटी से दूर भी नहीं जाना चाहता था। अब मैं सवाल करता तो किससे करता? मैंने वो राइफल तान दी थी उस पेड़ की तरफ और अब मैं उस स्लेंडरमैन को ढूंढना चाहता था जिसने मेरी बेटी को यहाँ पर फंसाया था। मुझे किसी सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला था, लेकिन वो बंदूक मैंने ऐसे तान रखी थी कि उस पेड़ से एक आवाज निकली, ये गलती मत करना, तुम्हारी बेटी भी मारी जाएगी। मैं घबराकर 2 कदम पीछे हो गया और मैंने सवाल किया, कौन है जो पेड़ के अंदर छिपा हुआ है? बाहर आओ, मुझसे बात करो। फिर से आवाज आई, मैं इस पेड़ के अंदर नहीं छिपा हुआ हूं, मैं ये पेड़ ही बोल रहा हूं। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये क्या देख रहा हूं? आज रात मुझे हर अजीब से अजीब चीज देखने को मिल रही है और अब मैं एक पेड़ से बात कर रहा हूं। मैंने फिर से बंदूक तान दी। सच बताओ, जो भी हो बाहर निकलो। फिर से उसने जवाब दिया, मैं पेड़ ही बोल रहा हूं, तुम्हें हिलकर दिखाऊं? तब वो पेड़ हिला था। उसकी टहनी इस तरह से हिल रही थी जैसे इंसान की उंगलियां हों। हर टहनी उसने हिलाकर दिखाई थी और उसके बाद मैंने कह दिया था, हाँ मान लिया तुम पेड़ हो, लेकिन क्या सच में मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? पेड़ मुझसे बातें कर रहा है। उसने कहा, हाँ मैं पेड़ ही हूं। अब मैं बंदूक ताने हुए उसको कह रहा था, मेरी बेटी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उस पेड़ ने जवाब दिया, मुझे तुम मार नहीं पाओगे, लेकिन गोली चलाई तो तुम्हारी बेटी जरूर मर जाएगी। मैं अब रोने लगा था। अब मैंने जैसे ही अपनी बंदूक को नीचे फेंका, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा, मेरी बेटी को छोड़ दो। देखो, अगर तुम मुझे कैद करना चाहते हो तो मुझे कर लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो वो पेड़ जवाब देने लगा, मैं तुम्हारी बेटी को मारने के लिए यहाँ नहीं फंसा कर बैठा हूं और ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता तो इस बच्ची को छोड़ देता। तुम भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिसने कैद किया है वही आजाद कर सकता है। मैं अब उससे सवाल किए जा रहा था, कहाँ है वो? क्या वो स्लेंडरमैन है? मैं और लोगों को लेकर आता हूं, उसे हम पकड़ेंगे। अब मैं अपनी बेटी को आजाद जरूर करवाऊंगा। तो उस पेड़ ने जवाब दिया, ये रति स्थान है,
ये इसी रात को खुलता है। अगर अब यहाँ से बाहर गए दोबारा यहाँ नहीं आ पाओगे। अपनी बेटी को आज़ाद करना चाहती हो तो यहीं रहकर पहले बेटी को आज़ाद करवाओ, फिर यहाँ से दूर जाना। तुम्हें उसका सामना तो करना ही होगा जिसे तुम स्लेंडरमैन के नाम से बुलाते हो। बहुत समय तक इधर उधर भटकता रहा। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा और उसी पेड़ के पास आकर मैं उससे जवाब मांगने लगा। मुझे ये बताओ, मेरी बेटी को यहाँ पर कैद क्यों किया गया है? तुम क्या चाहते हो उससे? वो पेड़ कहने लगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं एक गुलाम हूँ। मैं एक पेड़ गुलाम के रूप में हूँ जो अपना काम कर रहा है। ऐसे सवालों का जवाब तुम्हें मालिक से ही मिलेगा जो मेरा मालिक है। इसके बाद मैंने और सवाल किए और अपनी बेटी के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो किसी सवाल का सही जवाब नहीं देता। जो असली सवाल होते कि मेरी बेटी को यहाँ पर क्यों रखा गया है, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ, इसका जवाब वो नहीं देता। लेकिन मैं और सवाल तो कर ही सकता था। मैंने कहा, रति स्थान, ये रति स्थान क्या है, कैसे बना है, यहाँ पर क्या होता है, मुझे इसका जवाब तो दो। तो उस पेड़ ने कहा, रति स्थान यानी रात का स्थान। ये पुराने समय से ही बनाए गए हमारी धरती पर ही ऐसे छिपे हुए स्थान हैं जो खास रात को ही निकलते हैं। कुछ समय के लिए इसके दरवाजे खुलते हैं, इससे बाहर जाया जा सकता है, वापस आया जा सकता है। यहाँ ऐसी शक्तियों को कैद किया गया है जिसे तुम इंसानों ने अपनी धरती से मिटा दिया है। बस कुछ जगहों पर हम ऐसी शक्तियों को बचाए रखते हैं। मैं ये सवाल अभी कर ही रहा था, पीछे से एक गूंज सी आने लगी। उस गूंज के आने के बाद उस पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। बस वो गूंज ही हमारी तरफ जैसे आए जा रही थी। कोई चलकर इस तरफ आ रहा था और गूंज को फैला रहा था। उस पेड़ के पीछे मैं छिप गया और दूर से देखा एक पेड़ के पास से चलकर इधर आता हुआ वैसा ही स्लेंडरमैन। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और दूर से मैं उसका मुंह देखना चाहता था। ऐसा लग रहा था ये उल्टी तरफ है, लेकिन उसका मुंह था ही नहीं। वो एक पेड़ के पास रुका था, नीचे झुककर कुछ देख रहा था। उसका सर आगे से भी गोल ही था, पीछे से भी गोल ही था। आंखें, नाक और मुंह मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उसका कद लगभग 9 से 10 फुट था। लंबी लंबी बाजुएं, लंबी लंबी टांगे। वो उसे खींचकर लंबा भी कर पा रहा था, छोटा भी कर पा रहा था। हर एक कदम वो अपनी टांग को बहुत ज्यादा लंबा करता और दूसरे पेड़ के पास चला जाता। यहाँ दूर दूर मुझे ऐसे ही चमकते हुए पेड़ दिख रहे थे और बड़ी तेजी से ये दूसरे पेड़ तक पहुंच रहा था। अब वो स्लेंडरमैन जल्दी से इस पेड़ के पास आ चुका था और मैं इस पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अब एक कोने से मैं देख पा रहा था कि वो करना क्या चाहता है। उसने अपनी उंगलियां आगे की तरफ बढ़ाई और इस पेड़ के अंदर गड़ा दी। पेड़ भी थोड़ा थोड़ा हिलने लगा और उसके बाद मैंने ऐसा महसूस किया जैसे इस पेड़ के अंदर से कुछ सोख रहा हो वो स्लेंडरमैन। वो उसे सोखता जा रहा था और धीरे धीरे उसका कद छोटा होता जा रहा था। उसका कद लगभग 6 फुट के करीब हो गया और उसके नाक, आंख और मुंह भी थोड़े थोड़े दिखने लगे थे। ऐसा वो करता जा रहा था और इंसान बनता जा रहा था। अब थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा था। वो यहाँ पर बच्चों को शायद इसलिए ला रहा है ताकि उनकी शक्ति को सोख सके, और मेरी बेटी की शक्ति सोख कर शायद वो उसे अभी मार देगा और खुद इंसान बन जाएगा। मैं ये देख नहीं सकता था। उसके बाद मैंने वो राइफल उठाई और जल्दी से आगे बढ़कर उसके सर पर गोली चला दी। उसके सर में बड़ा सा छेद हो चुका था और वो सीधा पीछे गिर गया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। मैं अपनी बेटी को फिर से हिलाने की कोशिश कर रहा था। वो ना तो मरी थी और ना ही मैं उसे जिंदा कह सकता था, लेकिन वो स्लेंडरमैन एक झटके से फिर से खड़ा हो गया। मेरे सामने सर में छेद हुआ ऐसा इंसान खड़ा था जो अब भी जिंदा हो। धीरे धीरे वो छेद भरने लगा था। जैसे जैसे वो छेद भरता जा रहा था उसका कद लंबा होता जा रहा था। फिर से वो 9 से 10 फुट का हो गया और उसके वो नाक, आंख और मुंह गायब हो गए। फिर से वो गंजा सा सर बन चुका था और अब वो सर हिलाकर ऐसा दिखा रहा था जैसे मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। मैंने फिर से बंदूक उसकी तरफ तान दी और उसने हाथ आगे कर दिया। मैं चाहता तो गोली चला सकता था, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी बचाना चाहता था और वो भी मुझे रुकने को कह रहा था। मैंने उससे सवाल किया, लेकिन ये बड़ी बेतुकी सी चीज़ थी कि बिना मुंह वाले से मैं सवाल कर रहा था। मैंने कहा,
मेरी बेटी को यहाँ पर कैद क्यों किया है? इसे आज़ाद करो। लेकिन उसने अपना सर हिलाकर कह दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने फिर से उसकी एक टांग पर गोली चला दी और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद वो फिर से खड़ा हुआ। वो टांग तो बन चुकी थी, लेकिन उसका जो कद 9 से 10 फुट का था वो अब सिर्फ 8 फुट का रह चुका था। ये बात तो है, जितना उसे ज्यादा नुकसान होगा उतना उसका कद छोटा होता जाएगा। शायद उसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही थी और अब की बार उसने हाथ आगे कर दिया और एक भारी सी आवाज में कहा, दोबारा गोली मत चलाना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में एक दहशत भी थी और सांस भी उसे चढ़ रही थी। शायद अपने शरीर को ठीक करने में जो ऊर्जा का वो इस्तेमाल कर रहा था उससे वो कमजोर हो रहा था। मैंने फिर से बंदूक उसकी तरफ तान दी और कहने लगा, मैं गोली चलाने वाला हूं। अगर मेरी बेटी को आज़ाद नहीं किया तो मैं गोली चलाता रहूंगा जब तक तुम घिस घिस कर छोटे ना हो जाओ और आखिरी गोली में तुम्हारे पर खच्चे उड़ाकर रख दूंगा। ये कहते ही मैंने बंदूक उसके सर की तरफ कर दी, लेकिन उसने भी भारी आवाज में कहा, मुझे तो मार दोगे, फिर तुम्हारी बेटी कभी नहीं बच पाएगी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन मैंने मन को संभालते हुए कहा, वो तो तुम ऐसे भी छोड़ने वाले नहीं। मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे अगर मैंने बंदूक नीचे की, और मैंने अगर तुम्हें मार दिया तो मेरी बेटी बच नहीं पाएगी। दोनों ही तरीकों से मेरी बेटी को तो बचाया नहीं जा सकता। तो उस स्लेंडरमैन ने कहा था, एक रास्ता मौजूद है। मैंने उससे सवाल किया, कौन सा रास्ता है? तो उसने भी मुझे बताना शुरू कर दिया, मुझे तरल पेड़ चाहिए। मैंने कहा, तरल पेड़? पेड़ तो सख्त होते हैं, तरल थोड़े ना होते हैं। फिर उसने कहा, तरल पेड़, जिस पेड़ से तुम्हारी बेटी को बांधा गया है वो उस तरल पेड़ की जड़ है। ये जड़ बिल्कुल पेड़ की तरह दिख रही होगी और इसी में तुम्हारी बेटी को लगाया गया है, और ये अपनी नींद में है, लेकिन इसकी शक्ति सोख कर हम इंसान बन सकते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तरल पेड़ अगर हमसे जुड़ जाए तो उसी से हम शक्ति सोख पाएंगे और इंसानों की हमें ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उस शाप के कारण हम तरल पेड़ से जुड़ नहीं सकते। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा और उस तरल पेड़ से जुड़ जाऊंगा। मैं थोड़ा घबरा गया था, अगर ये वो चीज़ नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर पाऊंगा, और कहीं ये मुझे बहका तो नहीं रहा। मैंने उससे कहा, ठीक है, कहाँ है वो तरल पेड़? उसने उंगली से इशारा कर दिया, इन पेड़ों से आगे निकलकर एक ऊंची सी पहाड़ी होगी। हमारे इस रतिस्थान के अंदर ही एक पहाड़ी है काले रंग की, जिसके शिखर पर एक पेड़ होगा। उस पेड़ को देखते ही तुम पहचान जाओगे, वो बड़ा अजीब सा होगा। अगर ये जड़ें हैं तो पेड़ कैसा होगा तुम सोच सकते हो। वहां उस पेड़ के पास जाकर सौदा करो, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिलेगी, हमें हमारी जिंदगी मिलेगी। अब मैं और कर क्या सकता था, उससे सौदा ही करना पड़ता, क्योंकि उस पेड़ ने मुझे बता दिया था कि मैं अपनी बेटी को उस पौधे से बाहर नहीं निकाल सकता। वो उसकी शक्ति को जोड़े हुए है, सिर्फ इसकी मदद से ही मैं बच्ची को बचा पाऊंगा, और अब इसकी मदद भी तो मुझे करनी होगी। इसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ चला था और वो स्लेंडरमैन मेरी बेटी के पास ही जमीन में बैठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। उससे आगे आगे मैं चलता रहा और सबसे पहले आगे वाला वो चमकता हुआ पेड़ देखा। उसके अंदर भी एक बच्चा था जो उसी तरह बैठा हुआ था जैसे मेरी बेटी थी। वहां पर कई पेड़ थे, हर पेड़ के अंदर एक छेद और वहां एक बच्चा। कुछ की उम्र थोड़ी ज़्यादा, कुछ की उम्र थोड़ी कम। मैं उससे आगे निकलता गया और ये जानता गया, जो बच्चे गायब होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। वो सवाल का जवाब जिसे कोई ढूंढ नहीं पाया, मैंने ढूंढ लिया था, लेकिन अब इसका निवारण भी करना था। काफ़ी समय तक चला था, उन पेड़ों से आगे निकल आया था। सिर्फ यही पेड़ थे यहाँ पर, इसके सिवा कोई पेड़ नहीं, कोई घास नहीं, सिर्फ काले रंग की मिट्टी। उस मिट्टी को भी मैं खोदता तो वो खड्डा अपने आप भर जाता। ये मिट्टी तो असली थी, लेकिन अपने आप जैसे दिमाग रखती हो। अब उस पहाड़ी के पास पहुंचा था और उसके शिखर पर कुछ देख नहीं पा रहा था। जैसे जैसे मैं पहाड़ी पर चढ़ता गया, उस पर चढ़ना आसान नहीं था। वो मिट्टी फिसलन भरी थी, लेकिन पत्थरों पर पैर फंसाकर किसी तरह मैं उसके शिखर पर तो पहुंच गया। और वहां पर नजर आया मुझे वो पेड़ जिसे तरल पेड़ कहा जाता है।
यहाँ एक जड़ सी थी जो ऊपर की तरफ गई हुई थी और उसके अंदर से और भी कई सारी जड़ें निकली हुई थी। मैं हैरान हो चुका था। जिसे वो स्लेंडरमैन जड़ कह रहा था असल में वो पौधे की तरह दिखता था, और जिसे वो पेड़ कह रहा है वो असल में जड़ की तरह दिखता है। ये कैसी दुनिया है, बड़ी अजीब सी। जैसे ही मैं उस जड़ के बिल्कुल पास पहुंचा था जिसे स्लेंडरमैन पेड़ कह रहा था, मैं उससे सवाल करने लगा, तुमसे मदद चाहता हूं। मेरी बेटी को कैद किया गया है और वो स्लेंडरमैन ने उसे कैद किया है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं अपनी बेटी को बचा सकता हूं। वो जड़ हिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कोई जीव हो। हिलते हिलते उसने एक आकार लिया। वो रस्सी की तरह लिपट लिपट कर लंबी तरह का आकार बना चुका था। उसके बाद अंदर से एक आवाज निकली, तुम मदद चाहते हो, लेकिन लेकर क्या आए हो? मेरे हाथ में एक राइफल थी। मैंने कहा, बस यही दे सकता हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं यहां से बाहर गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। तो उससे आवाज आई, लेकिन तुम्हें तो कुछ देना होगा, तुम भी उनकी तरह मतलबी ही तो हो। मैंने कहा, मैं मतलबी नहीं हूं, मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहता हूं। उसके बदले में मैं कुछ भी दे सकता हूं, तुम मुझे कैद कर लो। तो उससे आवाज आई, मैं तुम्हें कैद करके क्या करूंगा? मेरे पास शक्ति की कमी नहीं है। वो स्लेंडरमैन, उन्हें शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो शक्ति मैंने रोक रखी है। कभी इस रती स्थान पर पेड़ पौधे हुआ करते थे। ये अलग दुनिया थी, लेकिन बुरी नहीं थी। इंसान यहाँ उस जुगनुओं वाली रात को आया करते और मंत्र मुग्ध हुआ करते। जब से ये शापित जीव यहाँ पर आए हैं, हर चीज को खत्म करते गए, सोखते गए। मैं इन्हें शक्ति दिया करता था, लेकिन इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ऐसी तबाही मचाई कि इनकी शक्ति को रोक दिया। अब ये रबर के हिस्से बनकर रह गए और यहीं पर पड़े रहते। लेकिन किसी तरह कोई खोया हुआ बच्चा यहाँ पर आ गया था और ये मेरी जड़ का इस्तेमाल कर पा रहे थे। मेरी जड़ को पौधे की तरह खड़ा कर देते और उसके अंदर बच्चे को फंसा देते। फिर ये उस बच्चे की शक्ति सोख सकते थे और इंसान बन सकते थे, बाहर जा सकते थे। फिर ये इसी तरह बच्चों को यहाँ पर लाना शुरू हो गए और अब उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंसान बनना चाहते हैं यहाँ से, फिर ये यहाँ से बाहर निकलकर उस दुनिया को भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। मैं अपनी शक्ति इन्हें नहीं दे सकता, खुद से इन्हें दोबारा नहीं जोड़ सकता। मैं तभी दिमाग लगा पाया था और मैंने उस पेड़ से एक ऐसा सौदा किया जो उसके काम का भी था और मेरे काम का भी था। मैं उस पेड़ से अब दूर आ गया था। फिर से मैं उस पौधे के पास पहुंचा, उस जड़ के पास पहुंचा जहां पर मेरी बेटी को कैद किया गया था। स्लेंडरमैन मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने उसको सौदा समझा दिया। मैंने उस पेड़ से बात कर ली है, वो तुम्हें शक्ति देगा और उसके बदले में तुम्हें इंसान बनाकर दूसरी दुनिया की कुछ चीजें यहाँ पर लानी होगी। फिर से इस जगह को सुंदर बनाना होगा। क्या तुम इस सौदे को मंजूरी देते हो? वो स्लेंडरमैन कुछ सोच रहा था, तेजी से सर फड़फड़ाई जा रहा था और उसके बाद कहा, हाँ, वो जो भी उस दुनिया का मांगेगा हम ला कर देंगे। लाशें, जिंदा इंसान, जो वो मांगेंगे वो ला कर देंगे। हमें इंसान बना दें, हम इंसानों के बीच रहकर कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब उस स्लेंडरमैन की बातें सुन रहा था और उसके बाद सौदा पक्का हो गया। वो स्लेंडरमैन मेरी बेटी को छोड़ चुका था जो बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़ी थी। हर पौधे को जमीन में गाड़ दिया गया था, हर बच्चे को आजाद तो कर दिया गया था, लेकिन वो बेहोश ही थे। वहां 13 बच्चे थे जिन्हें अगवा किया गया था। कुछ की उम्र तो 2 साल तक बढ़ चुकी थी, लेकिन यहीं पर कैदी थे वो। उन सब बच्चों को आजाद किया गया था जो नीचे गिरे पड़े थे। उन्हें होश तभी आता और यहां से बाहर मैं तभी लेकर जाता अगर सौदा पूरा होता। वहां स्लेंडरमैन को लेकर मैं पेड़ की तरफ चल पड़ा था और हैरान हो चुका था। मेरे साथ 50 से ज्यादा स्लेंडरमैन जमीन से निकलकर पीछे आ रहे थे। हर एक शक्ति पाना चाहता था। हर किसी को मैं वहां पर लेकर गया। अब वो पौधा तैयार था इन्हें शक्ति देने को, लेकिन उस पौधे ने भी कहा, शक्ति मैं उतनी दूंगा जिससे ये इंसान बने, लेकिन इंसान बनने के बाद वापस स्लेंडरमैन जल्दी नहीं बन पाएंगे। दोबारा जुगनू वाली रात को ही ये स्लेंडरमैन बन सकते हैं। सौदा बहुत सख्त था, लेकिन सारे स्लेंडरमैन मान चुके थे। 50 जो मेरे परखच्चे तक उड़ा सकते थे, लेकिन सौदे के कारण वहां उन्हें इंसान बनना पड़ा था। इंसान बनने के बाद सब खुश, और अब वो इस दुनिया से बाहर भी निकलना चाहते थे,
क्योंकि यहाँ पर तो बर्बादी आ चुकी थी, हर चीज़ उन्होंने बर्बाद कर दी थी। मेरे साथ चलते चलते वो उस जगह से बाहर निकल रहे थे। सब बच्चों को होश में लाकर मैं आगे आगे चलाए जा रहा था। उस राती स्थान से जैसे ही हम बाहर निकले, उस दलदल को पार करते ही दोबारा वो दलदल मिट्टी में तब्दील हो गई थी, यानी हम वापस नहीं जा सकते थे। और वहाँ पर मैंने बंदूक की नोक में उन 50 को एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहा, सौदा तो मैंने स्लेंडरमैन से किया था, तुमसे थोड़े ना किया था। और वो पौधा तुम्हें पता है क्यों माना? क्योंकि इस गंदगी को अपनी जगह से बाहर भी तो निकालना था। वो भी खुश, मैं भी खुश। वहाँ आसमान में गोलियां 2 बार चलाई थी और वहाँ पुलिस पहुँच गई थी जो पहले से ही तलाश में थी। वहाँ इतने पुलिस वाले थे, उनके हाथों में बंदूकें। ये 50 लोग जो स्लेंडरमैन थे लेकिन अब इंसान बन चुके थे, कुछ कर नहीं सकते थे। जुगनुओं वाली रात से पहले उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन बच्चों से गवाही दिलवाई गई कि इन्होंने उन्हें अगवा किया था। ये पूरा रैकेट है जो बच्चों को अगवा करके उनसे काम करवाया करता, उनसे एक्सपेरिमेंट करवाया करता और उनके खून चूसे जाते। उन्हें जेल में भेज दिया गया था और इसके बाद जैसे ही सरकारी संस्थाओं को पता चला असल में वो हैं क्या, उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें किसी गुप्त जगह पर ले जाया गया। मैं दोबारा जान ही नहीं पाया वो 50 लोग कहाँ गायब हो गए। शायद सरकार अब भी उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और शायद वैसी चीज़ें हम भी बनाना चाहेंगे अपने फ़ायदे के लिए। आज भी मैं उस शहर में रहता हूँ और मैं मेयर की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने 13 बच्चों को बचाया था, उसी में मेरी बच्ची भी शामिल है। हर कोई मेरी तारीफ करता और मुझसे जवाब मांगता। आखिर हुआ क्या था? मैं स्लेंडरमैन के कब्जे से बच्चों को कैसे निकाल पाया? कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि 50 लोगों ने अगवा किया था। हर किसी का कहना था वो स्लेंडरमैन ही थे, इंसान नहीं हो सकते। और मैं उन्हें कह देता इंसान थे, आसानी से कब्जे में आ गए। मैं जानता हूँ वो कौन सी दुनिया है और शायद वहाँ दोबारा वो स्लेंडरमैन जाएंगे नहीं। धरती पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिन्हें रति स्थान कहा जाता है, वहीं से ये स्लेंडरमैन निकलते होंगे और इनके इतिहास की जानकारी ढूंढनी भी बहुत ज़रूरी है। मैं उन शख्स में से एक हूँ जो इनकी जानकारी रखता हूँ और ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ और भविष्य में कभी अपने इसी शहर के उस रति स्थान में जाने की कोशिश भी करूँगा। दोबारा शायद वो उसी तरह जन्नत बन गई होगी।